आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK आर्ट क्लासेज में। आज मैं आप सभी को पाल शैली के विषय के बारे में बताऊंगा। पाल शैली पाल शैली पाल शैली जो कि पाल राजाओं के शासन काल में विकसित हुई या पाल वंश के राजाओं के शासन में विकसित हुई, इसी के नाम पर इसका नाम पाल शैली पड़ा। तो पाल शैली का समय 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जिसका मुख्यतः संबंध बंगाल से है। वैसे तो यह शैली अनेक स्थानों पर विकसित हुई थी। तो समय क्या है? 730 से 1197 ईस्वी। मुख्यतः कहाँ पे है? बंगाल में। बंगाल में पाल शैली का प्रथम शासक क्या था? राजा गोपाल था, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। तो देख लीजिए, पाल शैली का यह समय 730 से 1197 ईस्वी। अब देखिए पाल वंश के कितने राजा हुए या यह शैली किन किन राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई। गोपाल जो कि यह था, इसका समय 740 ईस्वी के लगभग माना जाता है। सात सौ 30 से 740 ईस्वी। यह जो गोपाल था, यह पाल वंश का संस्थापक या प्रथम शासक था। संस्थापक था और क्या था? या प्रथम राजा भी था। राजा था पाल वंश का। गोपाल जो था, जिसका समय 730 से 740 ईस्वी, यह गोपाल वंश का संस्थापक था। यह संस्थापक था किसका? पाल वंश का।
पाल वंश का यह संस्थापक था और राजा गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था और पाल वंश का प्रथम राजा था। प्रथम राजा था। पाल वंश का प्रथम राजा था और इसी गोपाल के नाम पे इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। तो यह जो गोपाल था इसी वंश के नाम पर इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। पाल शैली का नाम इसी वंश राजा के नाम पर पड़ा जो कि पाल वंश का था। यह जो पाल वंश है इसी वंश के नाम पे इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। तो पाल शैली नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि यह शैली पाल राजाओं के संरक्षण में पनपी। पाल पाल राजाओं के संरक्षण में समुन्नत होने के कारण इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। या पाल राजाओं के संरक्षण में पनपने के कारण या विकसित होने के कारण पाल राजाओं के संरक्षण में विकसित होने से इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। पाल शैली पड़ा। पड़ गया। पाल शैली पड़ गया। तो क्या है? देखिए, सर्वप्रथम पाल शैली जिसका समय 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी के मध्य मानी जाती है, जिसका मुख्य स्थान बंगाल में है। पाल वंश का प्रथम शासक या राजा गोपाल जिसका समय 730 ईस्वी से 740 ईस्वी के मध्य माना जाता है, यह राजा गोपाल जो है यह पाल वंश का संस्थापक था और राजा गोपाल पाल वंश का प्रथम राजा था। पाल वंश के नाम पर ही इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। पाल राजाओं के संरक्षण में विकसित होने से इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। तो देख, सर्वप्रथम कौन सा राजा हुआ? पाल। सर्वप्रथम राजा गोपाल हुआ जिसका समय 730 ईस्वी से 797 ईस्वी, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। यह राजा गोपाल पाल वंश का प्रथम राजा था। इसी पाल वंश के नाम पर इस शैली का नामकरण हुआ।
यह शैली पाल राजाओं के संरक्षण में विकसित होने से इस शैली का नाम पाल शैली पड़ गया। तो फिर आगे देखिए क्या है। और भी इस शैली के अनेक नाम हैं, तो पहले राजाओं को ही देख लीजिए। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, राजा गोपाल हुआ। उसके बाद कौन सा राजा आया, गोपाल के बाद राजा धर्मपाल हुआ। राजा धर्मपाल, धर्मपाल जिसका समय 810 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यह जो राजा था यह धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, विद्या का बहुत प्रेमी था और वह कला का संरक्षक था। तो देखिए धर्मपाल के बारे में क्या है। यह जो है यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति का था। और क्या था, विद्या का प्रेमी था। विद्या प्रेमी था। और क्या था, कला का संरक्षक था। कला का संरक्षक था। राजा धर्मपाल जिसका समय 810 ईस्वी के मध्य के लगभग माना जाता है, यह धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, विद्या का बहुत ही प्रेमी था, कला का संरक्षक राजा था। इसने देखे धर्मपाल ने क्या क्या बनवाया या उसके शासनकाल में मुख्यतः किस चीज़ का निर्माण हुआ। तो इसने एक भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण किया। भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया। और इसने क्या बनवाया, देखिए उदांतपुरी सोमपुरी में बिहारों का निर्माण करवाया। उदांतपुरी सोमपुरी में बिहारों का निर्माण करवाया। बिहारों का निर्माण करवाया। तो बिहार क्या है, बिहार और चैत्य जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो कि बिहार
विहार मुख्यतः जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो विहार क्या होता है? जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इनका वेदांतपुरी सोमपुरी विहारों को, जो कि उत्तरी बंगाल में स्थित है, उत्तरी बंगाल में स्थित है। उत्तरी बंगाल में बनवाया। उसके बाद देखिए, यह धर्मपाल हो गया। उसके बाद कौन सा शासक आता है? देवपाल। देवपाल, जिसका समय 810 ईस्वी से 850 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देवपाल। तो यह जो देवपाल था, यह वास्तुकला का प्रेमी था। साथ में चित्रकला, मूर्तिकला का विकास भी इसके शासनकाल में हुआ। तो देवपाल के शासनकाल में क्या क्या हुआ? वास्तुकला का विकास, वास्तुकला और चित्रकला, मूर्तिकला, का विकास हुआ। तो यह जो देवपाल था, इसने सारनाथ, गया, नालंदा आदि में मूर्तियाँ और मंदिरों का निर्माण करवाया। सारनाथ, गया और नालंदा में मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण करवाया। मूर्तियों और मंदिरों बनवाया। तो देखिए एक बार, धर्मपाल जो पाल वंश के प्रथम शासक राजा गोपाल थे, उन्हीं के पश्चात उनका उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ, जो कि जिसका समय 810 ईस्वी लगभग माना जाता है शासनकाल का। वह धर्मपाल धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, विद्या का बहुत ही प्रेमी था और कला का संरक्षक था। उसके समय में भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की उसने, और वेदांतपुरी सोमपुरी में विहारों को निर्माण करवाया, जो विहार निवास स्थान बौद्ध भिक्षुओं के होते हैं, जो कि उत्तरी बंगाल में स्थित है। उसके बाद धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल हुआ, जिसका शासनकाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक माना जाता है।
उसने वास्तुकला, देवपाल के शासनकाल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का विकास हुआ। उसने सारनाथ में, गया में, नालंदा में मूर्तियों और मंदिरों को बनवाया। तो इतना क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए क्या है। तो देवपाल के बाद एक और शासक आता है, नारायण पाल। नारायण पाल इसके शासनकाल में कला से संबंधित कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। तो नारायण पाल के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ महिपाल। महिपाल 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 के शासनकाल में अनेक पोथियों का चित्रण हुआ। चैत्यों को उसने निर्माण करवाया और मूल घंट कुटी धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया। तो महिपाल के शासनकाल में देखे क्या है। महिपाल ने अनेक पोथियों का चित्रण करवाया। यानी महिपाल के काल में अनेक पोथियों का चित्रण हुआ। अनेक पोथियों का चित्रण हुआ। और इसने महिपाल ने क्या बनवाया। तो इसने चैत्य बनवाए। चैत्य को क्या कहते हैं। पूजा गृह या मंदिर। पूजा गृह या मंदिर। तो महिपाल ने अनेक पोथियों के शासनकाल में अनेक पोथियों का चित्रण हुआ और चैत्यों का निर्माण करवाया। और क्या करवाया। मूल घंट कुटी। मूल घंट कुटी का निर्माण हुआ और धर्मराज का स्तूप। धर्मराज का स्तूप निर्माण हुआ। तो महिपाल का उत्तराधिकारी हुआ जयपाल। इसके भी शासनकाल में कला से संबंधित कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसके बाद देखिए क्या है। अंतिम शासक हुआ विग्रहपाल। जयपाल के बाद विग्रहपाल तृतीय। जयपाल के बाद क्या हुआ। विग्रहपाल तृतीय। विग्रहपाल तृतीय।
तो जयपाल के बाद विग्रहपाल तृतीय का शासन आता है। तो इधर आप चार्ट में देख लीजिए सभी राजाओं के नाम। तो नंबर 1 पर राजा गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, देव के पाल के बाद नारायणपाल, नारायण के बाद महिपाल, महिपाल के बाद विग्रहपाल, तृतीय। इसमें से मुख्यतः आपको ध्यान रखना है गोपाल को और धर्मपाल को और देवपाल को और महिपाल को। इन 4 राजाओं को विशेष ध्यान रखना है। यह जो क्या था, गोपाल यह पाल वंश का संस्थापक था और धर्मपाल इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविद्यालय और रोदांतपुरी सोमपुरी बिहार उत्तरी बंगाल में बिहारों का निर्माण कराया। और देवपाल ने के शासनकाल में सारनाथ, गया, नालंदा आदि में मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण हुआ। और महिपाल के शासनकाल में अनेक पोथियों का चित्रण हुआ और इसने चैत्यों और मूल घंटकुटी धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया। तो देखिए, यह जो पाल वंश के राजा थे, पाल वंश के जो राजा थे, यह सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो यह सभी पाल वंश के जितने भी राजा थे, यह सभी बौद्ध धर्म के उपासक थे। बौद्ध धर्म के उपासक थे। सभी पाल वंश के जितने भी शासक हुए, वह सभी बौद्ध वंश धर्म के उपासक थे। उसके बाद पाल वंश के बाद समाप्ति के पश्चात सेन वंश की स्थापना होती है, जिसका समय 12वीं शती ईस्वी में माना जाता है। पाल वंश की समाप्ति के बाद सेन वंश की स्थापना होती है। तो इतना क्लियर। उसके बाद आगे देखिए क्या है। पाल वंश के बाद जब पतन होता है, उसके बाद सेन वंश की स्थापना होती है। पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना होती है। सेन वंश जिसका समय 12वीं शती ईस्वी माना जाता है। सेन वंश के शासकों में विजय सेन। सेन वंश के शासक कौन कौन से थे? विजय सेन,
विजयसेन और बल्लासेन और कौन थे? लक्ष्मण सेन। तो जो पाल वंश का पतन होता है उसके बाद सेन वंश की स्थापना होती है। सेन वंश के साथ जो कि 12वीं शती ईस्वी के अंतर्गत आता है। इस सेन वंश में लक्ष्मण सेन जो शासक था वह बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली शासक था। तो यह लक्ष्मण सेन क्या था? यह विद्वान और शक्तिशाली शासक था। लक्ष्मण सेन जो था यह बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली शासक था। इसके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और उमापतिधर, श्रीधर दास, हलायुध दास, गोवर्धनाचार्य आदि विद्वान व कवि रहते थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन से रहते थे? जयदेव और उमापतिधर और श्रीधर दास और हलायुध धर और गोवर्धनाचार्य आदि कवि एवं विद्वान रहते थे। जो जयदेव हैं इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध कृत गीत गोविंद लिखी है। गीत गोविंद यह जो गीत गोविंद है यह जयदेव के द्वारा लिखी हुई है, जो कि आप आगे जब राजस्थानी पढ़ोगे, शैली पढ़ोगे या पहाड़ी पढ़ोगे उसके अंतर्गत इस गीत गोविंद का अनेक बार चित्रण हुआ है। यह जो सेन वंश के शासक थे यह सेन वंश के जो शासक थे यह सभी ब्राह्मण धर्म के उपासक थे। सेन वंश के शासक सभी थे, यह ब्राह्मण वंश के उपासक थे। ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। सेन वंश के सभी शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। तो जब पाल वंश का पतन होता है उसके बाद सेन वंश की स्थापना होती है, जो कि 12वीं शती ईस्वी के अंतर्गत समय आता है। इस सेन वंश के शासकों में विजयसेन, बल्लासेन, लक्ष्मण सेन नाम के राजा हुए, जिसमें लक्ष्मण सेन जो है वह बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली शासक था। उसके दरबार में अनेक कवि एवं विद्वान रहते थे। जयदेव जैसे उमापति, श्रीधर दास, हलायुध दास, गोवर्धनाचार्य आदि विद्वान एवं कवि रहते थे।
जिसमें जयदेव जो हैं वो गीत गोविंद के रचयिता हैं। सेन वंश के शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये तो हो गई इधर सेन वंश की बात। अब आप उधर देख लीजिए पाल वंश, जो आपकी पाल शैली पढ़ाई जा रही थी उसके बारे में। तो देखिए पाल शैली के कलाकार कौन से हैं या चित्रकार कौन कौन से हैं। कलाकार पाल शैली के कौन कौन से हैं? धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल। धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल। धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल जो कि मुख्य कलाकार माने जाते हैं। यह दोनों कलाकार मूर्तियों में की ढलाई भी करते थे, जो कि मूर्तियां काष्ठ माध्यम में बनाते थे। तो यह दोनों कलाकार जो हैं धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल, यह दोनों कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए भी प्रसिद्ध थे। मूर्तियों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध थे। साथ में 2-3 और कलाकार आते हैं, जय पराजय विजय। जय और पराजय, पराजय और विजय, यह कुल कितने कलाकार हो गए? 5। यह 5 कलाकार जो हैं यह पाल वंश के या पाल शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो पाल शैली के यह प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अब देखिए यह शैली कहाँ पे विकसित हुई या इसके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। यह शैली मुख्यतः कहाँ कहाँ पे विकसित हुई? पाल शैली का स्थान लिख लीजिए, या पाल शैली कहाँ कहाँ पे विकसित हुई। देखिए बंगाल, बंगाल कामा बिहार, बिहार और नेपाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में विकसित हुई। आदि क्षेत्रों में विकसित हुई, जिसमें आपको यदि प्रमुख स्थान पूछा जाए
तो आप बंगाल को सर्वप्रथम मानेंगे, क्योंकि यह शैली बंगाल में जो पाल वंश का स्थापना हुई वह बंगाल में हुई थी। इसीलिए इस शैली का प्रमुख स्थान बंगाल माना जाता है। स्थान बंगाल माना जाता है। तो देखिए, पाल शैली प्रमुख स्थान बंगाल माना जाता है। अब पाल शैली के चित्र मुख्यतः ताड़पत्र पर बनाए जाते थे, जो कि ताड़पत्रों की आकार या माप कैसी थी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मान लीजिए ताड़पत्र इस प्रकार से लंबा और चौड़ा होता था। इसके माप जो है वो आप भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार की पाओगे। आपको परीक्षा में अपने विकल्प के अनुसार माप को सही करना है। कहीं कहीं पे आपको 22.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा, और कहीं कहीं पे 22.25 इंच लंबा और 2.25 इंच चौड़ा, कहीं पे 22 इंच लंबा और कहीं पे 2 इंच चौड़ा दिया होता है। हम आपको जो मुख्यतः माने जाते हैं 22.25 और 2.25 इंच वही बताएंगे। तो इसकी लंबाई 22 सही 1/4, लंबाई और चौड़ाई 2 सही 1/4 इंच 4 इंच है। जो कि यह पाल शैली के चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। इसका माध्यम कैसा है? ताड़पत्र पर बने हैं। यह जो है इसमें इस प्रकार से मान लीजिए बटा होता था, बीच में यहाँ पे चित्र बना दिए जाते थे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। जिसमें कि बौद्ध धर्म से संबंधित देवी देवताओं के या मुख्यतः बुद्ध पर आधारित चित्र बने हुए होते थे। इन चित्रों की माप जो है, अब देखिए माप तो हो क्लियर है, उसके बाद देखिए कैसे बने हैं। यहाँ पे लिखाई की गई होती थी और बीच में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बना होता था। यहाँ पे बौद्ध धर्म का चित्र बना होता है। और जो इन चित्रों के पृष्ठभूमि होते हैं वह काली होती। पृष्ठभूमि कैसे होते हैं? काली पृष्ठभूमि होती है। यह जो लिखाई की गई होती है, इस लिखाई सफ़ेद रंग से की जाती है। यह लिखाई जो है सफ़ेद रंग से की जाती है।
लिखाई कैसी है? सफ़ेद रंग की। पृष्ठभूमि कैसी होती है? काली। पृष्ठभूमि कौन से रंग की होती है? काले रंग की। पृष्ठभूमि काले रंग की होती है और लिखाई जो होती है पृष्ठभूमि काली होती है, लिखाई सफ़ेद रंग से की जाती है। और जो ये लिखे हुए शब्द होते हैं इसकी लिपि होती है देवनागरी। देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि होती है। इसमें जो चित्र बना हुआ होता है यह बौद्ध धर्म के देवी देवताओं के चित्र होते हैं जो कि महायान शाखा से संबंधित हैं। तो यह चित्र महायान शाखा से संबंधित हैं। बौद्ध के चित्र, बौद्ध धर्म के चित्र, बौद्ध धर्म के चित्र, बौद्ध धर्म के चित्र जो कि महायान शाखा से संबंधित हैं। महायान शाखा से संबंधित हैं। और देखिए जो पोथियाँ मान लीजिए जो तालपत्र हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिल्द चढ़ाई जाती थी। वह जिल्द जो है वो लकड़ी के पटरे की बनी हुई होती थी। उन पर भगवान बुद्ध की जीवनी के चित्र जो कि उनके पूर्व जन्म के जीवन पर आधारित चित्र बने हुए होते थे। तो पोथियों को सुरक्षित रखने के लिए जिल्द, लकड़ी के जिल्द तैयार किए जाते थे। जिल्द किस प्रकार के बनाए जाते थे? लकड़ी के पटरों की, और उन पटरों पे भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ अंकित थी। जिल्द जो है वो लकड़ी के पटरों की और उन पटरों पे जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। जातक कथाओं के चित्र बने होते थे। तो यह जो बौद्ध धर्म की पोथियाँ हैं इनकी माप 22.25 इंच लंबी और 2.25 इंच चौड़ी होती है, जिसमें भी इस प्रकार से बना हुआ होता है और इधर इधर लिखाई किनारे किनारे होती है। बीच में भगवान बुद्ध के चित्र बने हुए होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित देवी देवताओं के, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। इन चित्रों की पृष्ठभूमि जो है वो काली पृष्ठभूमि होती है। लिखाई जो है उसकी लिपि देवनागरी लिपि होती है और लिखाई का रंग जो है सफ़ेद रंग से होती है और चित्रों की पृष्ठभूमि जो है वह काली पृष्ठभूमि होती है। और इन पोथियों को सुरक्षित रखने के लिए जिल्द बनाए जाते थे जो कि लकड़ी के पटरों पर की बनी हुई होती थी। इस प्रकार से मान लीजिए कई पोथियाँ तरुप पर पेज रखे हुए हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए जैसे आधुनिक में उन पर जिल्द चढ़ा दी जाती है, उसी प्रकार से पहले लकड़ी के पटरों की
जिल्द बनाई जाती थी। उन जो है वो जिल्दों पे भगवान बुद्ध के जातक कथाओं के चित्र बने हुए होते थे या भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित पूर्व जन्म की घटनाओं पर आधारित चित्र बने हुए होते थे। और इस शैली पे अजंता शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। पाल शैली पर अजंता शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। किस शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है? अजंता शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इस शैली पे अजंता शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो आगे देखिए क्या है। अब देखिए कौन कौन सी पोथियाँ जो हैं पाल शैली के अंतर्गत चित्रित हुई। तो देखिए नंबर 1 पे क्या है? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। नंबर 1 पे अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। तो क्या है? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता यह प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता या क्या है? पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता क्या है? पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और पहले ग्रंथ को लिखा भी तो किसी ने होगा। तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं ये नागार्जुन हैं। तो लेखक कौन हैं? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन। जिसका समय काल जो चित्रित ग्रंथ किया गया है इसका समय काल धर्मपाल के समय में हुआ। समय में चित्रण हुआ। उसके बाद देखिए क्या है? पंचशिखा कहीं कहीं पे है पंचरक्षा भी लिखा मिलता है, जो कि वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में सुरक्षित है। पंचशिखा कहाँ पे सुरक्षित है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में सुरक्षित है। उसके बाद देखिए क्या है? गंधव्यूह
गंधव्यूह, यह जो है रोरिक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है। इसमें 126 चित्र प्राप्त होते हैं। 126 चित्र प्राप्त होते हैं। यह गंधव्यूह रोरिक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है। उसके बाद बोधचर्या व्रत, बोधचर्या व्रत, बोधचर्या व्रत यह जो है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। उसके बाद देखें महामयूरी, महामयूरी यह जो है भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है। उसके बाद साधनमाला, साधनमाला, साधनमाला और करणदेव गुहा, करणदेव गुहा, करणदेव गुहा, गुहा यह जो हैं पाल शैली के चित्रित ग्रंथ हैं। तो सर्वप्रथम अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता यह पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जो कि धर्मपाल के समय में चित्रण हुआ। इस ग्रंथ के लेखक नागार्जुन हैं। उसके बाद पंचशिखा या इसे पंचरक्षा भी कहते हैं, यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में संग्रहित है। उसके बाद गंधव्यूह, इसमें 126 चित्र प्राप्त होते हैं। यह रोरिक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है। उसके बाद बोधचर्या व्रत, यह बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। उसके बाद महामयूरी, यह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। उसके बाद साधनमाला और करणदेव गुहा आदि चित्रित ग्रंथ हैं। तो यह सभी जो चित्र हैं तो पाल शैली के सभी ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे व चित्रित किए गए। चित्रित हैं। तो पाल शैली के सभी ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे व चित्रित किए गए हैं। उसके बाद देखिए विशेषताएं क्या क्या हैं। पाल शैली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए। नंबर 1 पे चेहरा जो है वो सवा चश्म बना है। चेहरा कैसा है? चेहरा जो है वो सवा चश्म है। और नाक जो है वह लंबी बनी है। नाक कैसे है? नाक लंबी बनी हुई है। और रंग कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। लाल रंग, नीला रंग,
रंग कौन कौन से हैं? लाल रंग और नीला रंग, नीला रंग, काला रंग और सफ़ेद रंग। जो चित्र बनाए गए हैं वह मुख्यतः लाल, काला, सफ़ेद, नीले रंग से बनाए गए हैं। सुनहरे रंग का प्रयोग पाल शैली में नहीं हुआ है। सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। और जो इनकी अब तकनीक देखिए क्या है। तकनीक जो है वह अजंता व बाघ के समान है, किंतु रेखाएं जो हैं वो कठोर और अलंकारिकता का समावेश लिए हैं। रेखाएं कैसे हैं? कठोर हैं। इसकी तकनीक जो है वो अजंता व बाघ के समान मिलती हुई है। जैसा कि आपको उधर बताया जा चुका है कि इस शैली का जो संबंध है वो अजंता के समान है, चित्र शैली के समान है। तो देख लीजिए तकनीक क्या है? अजंता व बाघ के समान। अजंता व बाघ के समान है, किंतु जो हैं रेखाएं वह कठोर बनी हुई हैं। तकनीक जो है अजंता व बाघ के समान है, किंतु रेखाएं जो हैं वो कठोर हैं। रेखाएं कैसे हैं? कठोर बनी हुई हैं। और इन चित्रों को देखने में ऐसा लगता है कि यह चित्र निब की सहायता से बने हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। रेखाएं जो हैं वो उसमें उतार चढ़ाव का अभाव है। चित्र जो हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं कि निब से बने हैं, परंतु ऐसा है नहीं। रेखाओं में उतार चढ़ाव का अभाव है। रेखाओं में उतार चढ़ाव का अभाव है। रेखाओं में उतार चढ़ाव का अभाव है। तो देखिए क्या है, चेहरा जो है वो सवा चश्म है, नाक लंबी बनी हुई है, रंग लाल रंग, नीला रंग, काला रंग और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। इन चित्रों की जो तकनीक है वो अजंता के समान प्रतीत होती है, अजंता व बाघ के समान। रेखाएं जो हैं वो कठोर बनी हुई हैं। चित्र जो हैं देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं कि निब की सहायता से बनाए गए हैं, परंतु ऐसा है नहीं। रेखाएं जो हैं चित्रों की उनमें उतार चढ़ाव का अभाव है, या रेखाओं को गोलाई में नहीं दर्शाया गया है। इसीलिए देखिए इधर लिखा हुआ रेखाएं कठोर हैं। तो और देख लीजिए क्या है। इस शैली को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिया, तो उनको देखिए क्या है। तो लामा तारानाथ ने इसे क्या कहा? लामा तारानाथ ने इसको पूर्वी शैली कहा।
पूर्वी शैली कहा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यह भारत के पूर्व क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसीलिए लामा तारानाथ ने इस शैली को पूर्वी शैली नाम दिया। तो लामा तारानाथ ने इस शैली को पूर्वी शैली नाम दिया। उन्होंने ऐसा नाम इसलिए दिया क्योंकि यह शैली भारत देश के पूर्व में विकसित हुई थी, इसीलिए इस शैली का नाम पूर्वी शैली दिया। उसके बाद हेलन रूबिन्सो ने बिहार शैली कहा। हेलन रूबिन्सो ने इसे क्या कहा? बिहार शैली कहा। बिहार शैली कहा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल आदि क्षेत्रों में विकसित होने के कारण हेलन रूबिन्सो ने इस शैली को बिहार शैली कहा। तो हेलन रूबिन्सो ने इस शैली को बिहार शैली कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल आदि क्षेत्रों में विकसित होने के कारण उन्होंने इस शैली को बिहार शैली नाम दिया। और जो इसका प्रमुख नाम है वह पाल शैली। पाल शैली यह पाल वंश के संरक्षण में विकसित होने के कारण इसका नाम पाल शैली पड़ा। पाल वंश के राजाओं के नाम पर या पाल वंश के शासकों के संरक्षण में विकसित होने के कारण इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारे चैनल को देखें और लाइक करें, जो कि आपका एक लाइक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।